हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB के जो 7 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 8.5% उसी संख्या के 4.5% से 1.6 अधिक है तो संख्या का मान। तो संख्या पूछा, हम लोगों ने संख्या मान ली x है, तो कह रहा है संख्या का 8.5% यानी 8.5/100 उसी संख्या के 4.5% यानी x का जो है 4.5/100 से 6 अधिक 1.6 अधिक है। यानी कि अगर हम लोग इसमें 1.6 जोड़ देंगे तो हम लोगों की क्वेश्चन बराबर हो जाएगी। या जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 8.5% निकाल लेंगे, 4.5% निकाल लेंगे और उसका अंतर कर देंगे। जैसे कि जो अगली हम लोगों की लाइन बनेगी 8.5x/100 माइनस 4.5x/100 बराबर 1.6। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन बनानी है तो इस टाइप से आप लोगों की इक्वेशन बनेगी। या जहाँ पर भी अधिक या कम की बात करेगा तो उस हम दोनों को घटा देंगे और उसके इक्वल रख देंगे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 4x/100 बराबर 1.6। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 1.6 गुणे 100/4 हो जाएगा। अब ये दशमलव है, इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चक्कू 16, तो 40 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। यानी कि जो संख्या हम लोगों की वो 40 होगी, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। तो कैसे हम लोगों ने किया, सबसे पहले हम लोगों ने संख्या मान ली x का 8.5% निकाल लिया, x का 4.5% निकाल लिया और इन दोनों का जो अंतर है वो 1.6 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोगों ने इन लोगों के अंतर को 1.6 के बराबर कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू हम लोगों की आ गई 40। तो जो 40 है यही हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दीपक जो है अकेले एक कार्य को 30 घंटे में कर सकता है और दीपक और राहुल मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं। राहुल तथा वरुण मिलकर उसी कार्य को 15 घंटे में कर सकते हैं। वरुण अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। तो इसी टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में किया था जिसमें हम लोगों को टंकी से रिलेटेड था। तो टंकी वाले क्वेश्चन हो या कार्य समय के क्वेश्चन हो, बिल्कुल एक ही बेसिक मेथड रहता है। यहाँ पर हम लोग बेसिक मेथड से बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। जो मेथड आप लोगों का बेसिक है हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दीपक जो है 30 घंटे में करता है तो दीपक की वैल्यू 1/23 हो गई। दीपक और राहुल जो है 20 घंटे में करते हैं तो इनकी वैल्यू 1/20 हो गई। इसी तरीके से राहुल और वरुण 15 घंटे में करते हैं तो इनकी वैल्यू 1/15 हो गई। अब कह रहा है वरुण अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो वरुण की वैल्यू पूछ रहा है, यानी वरुण की वैल्यू पता करने के लिए हमें राहुल की वैल्यू पता होनी चाहिए। और राहुल की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाल पाएंगे, यहाँ से निकाल पाएंगे। तो अगर हम लोगों को दीपक की पता है तो हम लोग आराम से राहुल की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दीपक प्लस राहुल बराबर 1/20 है और दीपक की वैल्यू हम लोगों को 1/30 पता है। तो दीपक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बराबर 1/20। तो आर बराबर 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हम लोगों का हो जाएगा 60। तो 20×3 = 60, 30×2 = 60, यानी 1/60। यानी कि राहुल उस काम को करने के लिए 60 घंटे का समय लेगा। अगर राहुल का पूछा जाता तो अकेले जो राहुल है वो 60 घंटे का समय लेता। अब हम लोग इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज कर लेंगे। राहुल का मान हम लोगों को पता चल गया 1/60 प्लस वरुण बराबर 1/15। तो वरुण बराबर पक्षांतर कर देंगे 1/15 माइनस 1/60। अब 60 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो 15 चक्कू 60 और 1 एकम 60 यानी 3/60। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा 1/20। यानी वरुण का जो वैल्यू आई है 1/20 आई है, यानी वरुण जो है 20 घंटे का समय लेगा। वरुण अगर अकेला किसी उसी काम को करेगा तो 20 घंटे का समय लेगा। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन को किया था जिसमें हम लोगों को पाइप टंकी का दिया था, उसी तरीके से है। एक कार्य को 30 घंटे में दीपक अकेले कर रहा है, दीपक और राहुल उसी कार्य को 20 घंटे में कर रहे हैं और राहुल तथा वरुण उसी मिलकर 15 घंटे में कर रहे हैं। तो वरुण का अकेले पूछा था, तो वरुण का निकालने के लिए हमें राहुल का पता होना चाहिए था। तो राहुल का निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन पे आना था जहाँ पर हमें दीपक की वैल्यू दी थी। तो दीपक की वैल्यू को पुट करके हमने राहुल की वैल्यू निकाल ली जो हम लोगों का 60 घंटे आया।
तो राहुल अगर 60 घंटे में काम करता है तो हमने राहुल की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो वरुण का जो अकेले कार्य करने का समय आ गया वो 20 घंटे आ गया। तो 20 घंटे हम लोगों का आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का सही होगा, 20 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी at the annual rate of 10% on simple interest and the interest received in 6 years is rupees 880 less than the sum lent, what is the sum lent? तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ए पर्सन जो है, एक व्यक्ति कुछ पैसे उधार लेता है, किस पर लेता है? 10% की दर पर। तो हम लोगों ने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो जो चीज़ हम लोगों को पता है उतनी हम लोग नोट करते रहेंगे। तो दर हम लोगों को पता है, हम लोगों ने नोट कर लिया 10%। आगे कह रहा है साधारण ब्याज पर ले रहा है। समय बता रहा है, समय 6 साल है, समय बराबर 6 वर्ष लिख लेंगे। अब कह रहा है कि एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 ईयर्स इज रुपीज़ 880 लेस दैन द सम लेंट, यानी जो उधार ली गई राशि थी उससे 880 रुपये कम उसको 6 वर्ष में मिलते हैं। तो हमने मान लिया जो उधार ली गई राशि थी वो एक्स थी, तो हम लोग एक्स लिख देते हैं। तो ब्याज जो उसे मिला वो उसे 880 रुपये कम मिला, जो उसने राशि उसकी थी उससे 880 रुपये कम मिला। अब साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो साधारण ब्याज का हम लोग फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन यानी राशि जो है हम लोगों की x है, दर हम लोगों को पता है 10 है, समय पता है 6 है, 100 नीचे रहेगा। साधारण ब्याज हम लोगों ने निकाला x माइनस 880 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो ये अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 10 से x की मल्टीप्लाई 10x, 880 से 10 की मल्टीप्लाई तो 8800 बराबर 6x। अब पक्षांतर कर देंगे तो 10x माइनस 6x बराबर 8800, तो 4x बराबर 8800। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2200। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 2200 आ गई, 2200 रुपये, यानी कि जो उधार ली गई राशि थी वो 2200 रुपये थी। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो बी ए वाला सही हो जाएगा, 2200 रुपये। कैसे हम लोगों ने किया, इसमें हम लोगों को दर दी थी 10%, समय दिया था 6 वर्ष, राशि हम लोगों ने मान ली x है। अब क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा था जितनी राशि थी उससे 880 रुपये कम मिलते हैं, यानी x माइनस 880 मिलते हैं। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा था तो साधारण ब्याज का हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया। जो हम लोगों के x की वैल्यू आई 2200 रुपये आई, यानी 2200 रुपये जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक स्कूल में 7/9 छात्र लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 144 है तो लड़कों की संख्या 144 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो हम लोगों ने प्रीवियस जो पेपर किया था उसमें भी बात की थी। अगर कोई पूरे भाग की बात की जाएगी तो टोटल जो होता है वो हमारा एक भाग होता है, चाहे हम लोग कार्य समय में देखें चाहे हम लोग टंकी पाइप में देखें। और कह रहा है एक में से जो 7/9 छात्र लड़कियां हैं, तो अगर 7/9 छात्र 9 भाग अगर लड़कियां हैं तो अगर टोटल में से हम लोग लड़कियां घटा देंगे तो हम लोगों को लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 माइनस 7 यानी 2/9 जो है ये लड़कों की संख्या आ गई या लड़कों का भाग आ गया। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि लड़कों की संख्या 144 है, अगर 2/9 भाग लड़के हैं और संख्या 144 है यानी ये दोनों बराबर हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक की वैल्यू निकाल लेंगे पूरे एक भाग की। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। तो ये हम लोगों की जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 648 आ जाएगा, यानी टोटल एक भाग की जो वैल्यू है यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों के आ जाएंगे 648। अब कह रहा है 648 में 144 लड़कों की संख्या है तो लड़कियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट हैं 648, उसमें 144 लड़के हैं तो लड़कियां हम लोग इसको घटा देंगे टोटल में से लड़कों की संख्या, तो हम लोगों की लड़कियां पता चल जाएंगी, 504 लड़कियां हैं। तो जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था कि 7/9 छात्र लड़कियां हैं, तो टोटल जो भी भाग होता है एक होता है, उसमें 7/9 लड़कियां हैं, यानी बचा हुआ भाग 2/9 है वो लड़कों की संख्या है। लड़कों की संख्या 144 दी थी तो 2/9 जो है 144 के बराबर हो गया। तो एक भाग यानी कि टोटल स्टूडेंट हम लोगों ने निकाल लिए, टोटल स्टूडेंट हम लोगों के आए 648। 648 में लड़के 144 हैं, यानी लड़कियां हम लोग निकाल सकते हैं। 648 में से 144 घटा दिया, 504 हम लोगों की लड़कियों की संख्या आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि
तीन धावकों की गति का अनुपात 1:2:3 है, समान दूरी तय करने में तीन धावकों द्वारा लिए गए समय का क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसका इस टाइप से व्युत्क्रम करके हम लोग इसको निकाल लेंगे, जो इसका अनुपात आएगा वही हम लोगों का समय का अनुपात होगा। और अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम लोग मान ले कि तीनों धावक ने समान दूरी, हम लोग मान लेते हैं डी दूरी तय की, तो हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल हम लोग यहाँ पे एक ही मान लेते हैं तो डी बटे एक हो गया। अनुपात दूसरे का समय, तो इसके द्वारा चली गई दूरी भी डी है और इसके द्वारा जो गति है वो 2 है। ऐसे ही अनुपात समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 ही आएगा। चाहे आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, एक ही बात है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करना होता है तो हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम लोगों का आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, अनुपात 1/2 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अनुपात 1/3 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग इससे सॉल्व कर लेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 6 का 6 रहेगा, 6:3:2, ये हम लोगों का आ जाएगा समय का अनुपात। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी गति का अनुपात दिया हो तो उसके उल्टे को करके हम लोग समय का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे 1:2:3 था तो 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। फिर हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, हर का एलसीएम लेके अंश में जो हम लोगों का एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट कर लिया, 6:3:2, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पी की आय का 75% क्यू की आय के 37.5% के बराबर है। यदि पी की आय 24,000 रुपये है तो क्यू की आय क्या होगी। तो पी की आय हम लोगों को 24,000 रुपये दी है। कह रहा है पी की आय अगर 24,000 रुपये क्वेश्चन में दी है, कह रहा है पी की आय का 75%, यानी इसका 75% निकाल देंगे। क्यू की आय के 37.5% के बराबर है। क्यू की आय हम लोग मान लेते क्यू है और इसके 37.5% के बराबर है। तो ये अपॉन में 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम लोगों का बच्चा 24,000 गुणे 75 बराबर 37.5 क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 37.5 नीचे आ जाएगा, यानी क्यू इजकल टू 24,000 गुणे 75 बटे 37.5। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी 37.5 का देखेंगे तो 2 गुना 75 होता है तो 2 बार में जाएगा और 24,000 और 2 की गुणा हो जाएगी तो 48,000 रुपये आंसर आ जाएगा। जो क्यू की राशि होगी वो 48,000 रुपये होगी, यानी 48,000 रुपये, यानी बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में 24,000 हम लोगों को पी की आय दी थी, इसका 75% निकाला जो कि क्यू की आय के 37.5% के बराबर है। तो हम लोगों ने क्यू की आय का 37.5% कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू की आय जो हम लोगों की आ गई 48,000 रुपये आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी औसत से रिलेटेड है। औसत से रिलेटेड जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस जो पेपर किया था उसमें क्वेश्चन किए थे, वैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 74 है। तो संख्या अगर औसत हम लोगों को दिया है तो हम लोग कुल योग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, संख्या जो संख्याएं हम लोगों की गुणे औसत, ये हम लोगों का फार्मूला होता है कुल योग का। तो संख्याएं हमारी 10 हैं, औसत हमारा 74 है, तो कुल योग हमारा 740 हो गया। अब कह रहा है एक संख्या को हटाया जाता है तो औसत 71 हो जाता है। यानी एक संख्या को जब हम हटाते हैं तो हमारी संख्याएं कितनी बची, 9 बची। पहले 10 थी, एक संख्या को हटा दिया तो हमारी संख्या 9 बची। अब कह रहा है औसत 71 हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से भी टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालेंगे 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो 639 आ जाएगा। तो पहले हम लोगों का जो कुल योग था 740 था, एक संख्या को हटाने के बाद जो हम लोगों का कुल योग बचा वो 639 बचा। तो संख्या पूछी जा रही थी, तो जो पहले हमारा कुल योग था और जो बाद में हमारा कुल योग था उनको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें से हम लोग माइनस करते तो 10 में से 9 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 6 गया 1, तो 101 हम लोग, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 10 संख्याओं का औसत 74 दिया था तो कुल योग हम लोगों ने निकाल लिया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। फिर कह रहा है एक संख्या को हटाया जाता है, यानी पहले 10 थी तो अब हमारी 9 बची। औसत 71 हो जाता है, तो अब हमारा औसत 71 है, तो टोटल योग हम लोगों ने निकाल लिया।
अब जो पहले हमारा योग था, बाद में जो हमारा योग है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो 101 जो हम लोगों का आंसर आ गया, ये हम लोगों की जो संख्या हटाई गई है उसका मान आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का पाई चार्ट से रिलेटेड है और इसमें आप लोगों को चावल उत्पादन से रिलेटेड एक चार्ट दिया गया है और पूछा गया है S2 द्वारा चावल का उत्पादन S6 द्वारा चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। पूछा गया S2 द्वारा चावल का उत्पादन S6 द्वारा चावल के उत्पादन का कितना परसेंट है, यानी कि ये चीज़ पूछी गई है। अब हम लोग सारी वैल्यू रख देंगे। S2 की वैल्यू कितनी है 50, S6 की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, 20 से इसको डिवाइड किया तो 5 बार में गया, 50 और 5 की मल्टीप्लाई हो गई तो 250% हम लोगों का आंसर आ गया। कैसे हम लोगों ने निकाला, कह रहा है S2 S6 का कितना प्रतिशत है, तो S2 S6 का परसेंट, S2 की वैल्यू 50, S6 की 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 250% हम लोगों का आंसर आ गया। डी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पुलकित जी से H की ओर चलना प्रारंभ करता है। हम लोग यहाँ पे दो बिंदु बना लेते हैं जिसमें ये G है और ये H है। तो कह रहा है पुलकित जी से H की ओर चलना प्रारंभ करता है और रमेश उसी समय H से G की ओर चलना प्रारंभ करता है। पुलकित तथा रमेश की गति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पुलकित यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और रमेश यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। पुलकित की जो गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और रमेश की जो गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। एक दूसरे से मिलने के बाद जी तक पहुंचने के लिए रमेश द्वारा लिया गया समय 75 घंटे है, तो रमेश से मिलने के बाद एस तक पहुंचने के लिए पुलकित द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो ये हम लोगों को क्वेश्चन में इतनी चीज़ दी गई थी। अब कह रहा है कि एक दूसरे से मिलने के बाद हम लोगों ने मान लिया कि किसी इस बिंदु पर दोनों मिलते होंगे और टी समय के बाद मिलते होंगे, यानी टी समय के बाद मिलते होंगे यहाँ पर किसी बिंदु पर। तो टी समय में हम लोग निकाल लेते हैं कि ये कितना चला होगा रमेश और टी समय में पुलकित कितना चला होगा। तो दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणे समय। तो रमेश की अगर हम लोग दूरी निकालेंगे तो चाल कितनी है 18, समय कितना लिया है टी, तो रमेश द्वारा चली गई जो दूरी है वो 18 टी आ जाएगी। इसी तरीके से हम लोग पुलकित द्वारा चली गई दूरी निकाल लेंगे। तो पुलकित की चाल कितनी है 30, समय कितना लेता है 30, तो 30 टी पुलकित द्वारा चली गई दूरी आ गई। अब हम लोगों को ये दूरी पता चल गई। अब कह रहा है कि मिलने के बाद जो रमेश द्वारा लिया गया समय है वो 75 घंटे है। तो जो 30 टी दूरी है, मिलने के बाद की जो दूरी है ये 30 टी हो गई यानी कि, और ये 18 टी हो गई। तो मिलने के बाद की 30 टी दूरी तय करने में उसे लगा जो समय है वो 75 घंटे है। तो अब हम लोग यहाँ से यानी कि हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 75 घंटे जब वो बाद में चलता है कितने की चाल से चलता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो दूरी निकाल लेंगे, मिलने के बाद उसने कितनी दूरी तय की। तो 75 गुणे 18 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करने पे 18 पंचे 90 और ये हम लोग यहाँ पे करेंगे गुणा तो 1350 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये जो दूरी है मिलने के बाद की, तो ये 1350 किलोमीटर आ गई। और ये दूरी हम लोगों ने कितनी मानी थी, ये 30 टी आई थी जो हम लोगों ने टी मान के सॉल्व किया था, यानी कि 30 टी जो है वो बराबर हो गया 1350 के। तो हम लोग टी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1350 बटे 30। तो टी जो है हम लोगों का आ गया 45 घंटे। तो टी का मान जो हम लोगों का आ गया 45 घंटे। अब हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमेश से मिलने के बाद एच तक पहुंचने के लिए पुलकित द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो रमेश के बाद पुलकित ने कितनी दूरी चली, 18 टी चली, यानी 18 गुणे 45 चली दूरी, पुलकित द्वारा चली गई दूरी मिलने के पश्चात। और हम लोगों से पूछ रहा समय कितना होगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी उसने चली 18 गुणे 45, चाल उसकी कितनी थी 30 थी। तो सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटा, 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 निम 45 और 6 से काट देंगे, 6 तिया 18, यानी 27 घंटे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर आप लोग आसानी समझेंगे तो काफ़ी इजी भी क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था जी से एस तक जाने में पुलकित 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और रमेश 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। किसी बिंदु पर मिलने के बाद रमेश द्वारा लिया गया जो समय था वो 75 घंटे था। तो हम लोगों ने मान लिया कि टी समय बाद दोनों मिलते हैं। तो टी समय बाद मिलते हैं, तो जब इसकी चाल 30 थी तो टी समय में उसने 30 टी दूरी तय की। इसकी चाल 18 थी तो इसने 18 टी दूरी तय की। अब 18 टी, ये हमारी दूरी पता चल गई 30 टी और ये पता चल गई 18 टी।
तो और रमेश की चाल हमें पता थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना 75 घंटे लेता है मिलने के बाद। तो हमने दूरी निकाल ली 75 गुणे 18 से, तो 1350 किलोमीटर आ गई। तो हमें ये दूरी पता चल गई 1350 किलोमीटर है, और यही दूरी हमें पता थी 30 टी जो हम लोगों ने मानी थी उसके हिसाब से, यानी दोनों दूरी जो है बराबर होंगी। तो 30 टी बराबर 1350 आ गया, तो टी की जो वैल्यू है 45 घंटे आ गई। जब टी की वैल्यू हमें 45 घंटे पता चल गई, तो हमें ये पता था कि ये 18 टी चला है उसके बाद में। तो 18 गुणे 45 करके इसके द्वारा चली गई दूरी पता चल गई। अब हमें इसके पता था पुलकित जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो समय बराबर दूरी बटे 4 लगा दिया। तो 18 गुणे 45 बटे 30 यानी कि 27 घंटे हम लोगों का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जेवन दिया है, जेवन के लिए दिया है एक ये कि सभी स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या का मान, और J2 के लिए दिया है सभी स्कूल में लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो J1 अनुपात J2 का मान पूछा गया है। तो J1 अनुपात J2 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? जो भी लड़के हैं इनको ऐड कर लेंगे, और कितने 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो सभी लड़कों की औसत संख्या आ जाएगी। तो 250, 100, 120, 105 और 200 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का ऐड करके ये 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा इधर, और 2 1 3 1 4 1 5 2 7, यानी लड़कों की कुल संख्या आ गई 775। और औसत कैसे निकालते हैं? मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। तो 5 क्लास का देख रहे थे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 155। जो औसत है यानी J1 की जो वैल्यू आ गई वो 155 आ गई। अब कह रहा है सभी स्कूल में लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर। तो लड़कियां के भी निकाल लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा हम लोगों का। फिर ये 3 7 10 5 15 6 21 हो जाएगा। फिर 2 1 3 2 5 और 1 6, तो 615 हो जाएगा। तो 615 हम लोगों को जो है लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। अब कह रहा है लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर। तो लड़कों की कुल संख्या हमने कितनी निकाली थी? 775। लड़कियों की कुल संख्या कितनी आई? 615, माइनस कर देंगे तो 160 आ गया। अब कह रहा है कि J1 अनुपात J2, तो ये J2 हमें पता चल गया 160, J1 हमें पता चल गया था 155। तो 155 अनुपात 160 ये पूछा था, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 या 15, 5 कम 5, 5 या 15 बचाए 5 दूनी 10, तो 31 अनुपात 32 हम लोगों का आंसर हो गया। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। कैसे निकाला? सभी स्कूल में लड़कों की औसत संख्या, तो टोटल हम लोगों ने इनको ऐड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो औसत संख्या आ गई। सभी स्कूल में लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या ऐड कर दी, दोनों का अंतर निकाल लिया। ये हमारा 775 था, ये 615 था, अंतर निकाला 160 आया। अब अनुपात पूछ रहा था तो 155 अनुपात 160, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया तो 31 अनुपात 32 हम लोगों का आंसर आ गया। तो हम लोगों का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। अगर आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से 1.75 गुणे 1.75 माइनस, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये इस टाइप से लिखा हुआ है 0.75 गुणे 0.75। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो इस टाइप से इसी चीज़ को इस टाइप यहाँ पे लिखा गया है, जैसे ये 3.5 है तो इसको हम लोगों ने तोड़ दिया 2 गुणे 1.75 में। अब अगर आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसे a मान लें तो a गुणे a हो गया, इसे हम लोग b मान लें तो b गुणे b हो गया, और ये 2ab बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या है 1.75 है, माइनस b क्या है 0.75 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा। कैसे किया हम लोगों ने? इसमें जो है 1.75 इंटू 1.75 अगर मल्टीप्लाई करेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। 3.5 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 2 गुणे 1.75 में। अब हम लोग जानते हैं ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, कैलकुलेट कर लिया, तो 1 हम लोगों का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ 67 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 18 सेकंड है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में किया था, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए 18 सेकेंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले तो हमें मात्रक सेम बनाना होगा, और हम लोग मान लेते हैं जो तेज़ गति से रेलगाड़ी चल रही है इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर है। अब हम लोग इसको 67 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी A1 है, इसकी चाल 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, हमने आप लोगों को बताया था। तो ये हो जाएगा 67 गुणे 5/18। उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करेंगे काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसे ही बी की निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 107 गुणे 5/18। तो अब हम लोगों को ये मीटर पर सेकंड में दोनों चाल हो गई, ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया। अब हम लोगों को निकालना है कि तेज़ गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। दोनों समान दिशा में चल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, हमने बताया था अगर विपरीत दिशा में होंगी तो चाल आपस में जुड़ जाएंगी, अगर समान दिशा में होंगी तो चाल आपस में घट जाएंगी। हम लोगों ने मान ली कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो x मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे समय बराबर दूरी बटे चाल का। समय हम लोगों को 18 सेकेंड दिया, समय बराबर दूरी हम लोगों ने मानी x, चाल हम लोगों की हो गई 67 गुणे 5/18। सॉरी, तेज में से धीमे वाली घटाएंगे तो ये हम लोगों का हो गया 107 गुणे 5/18 माइनस 67 गुणे 5/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम लोग, तो 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 107 गुणे 5/18 माइनस 67 गुणे 5/18 बराबर x। अब हम लोग देखेंगे ये 5/18 दोनों तरफ दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो 18 गुणे 5/18, तो इधर बचेगा 107 माइनस 67 बराबर x। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 107 में से 67 को घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 7 में से 7 गया 0, 10 में से 6 गया 4 गुणे 5 बराबर x। तो x बराबर 200 मीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसमें हम लोगों को चाल दी थी 67 किलोमीटर प्रति घंटा, हम लोगों ने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया 5/18 से गुणा करके। 107 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। समय बराबर दूरी बटे चाल का यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। समय 18 दिया था, दूरी x मानी थी हम लोगों ने जो लंबाई है, और चाल जो है जब एक ही दिशा में चल रही है तो चाल आपस में घट जाएंगी। तो 107 गुणे 5/18 माइनस 67 गुणे 5/18, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5/18 कॉमन हो गया तो इसको सॉल्व किया तो 200 मीटर हम लोगों का आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समान क्षमता वाले बोतलों में दूध तथा पानी का जो अनुपात है क्रमशः 2:1, 3:1 और 2:3। जो अनुपात दिया गया है 2:1, 3:1 और 2:3 दिया गया है। तो अब कह रहा है कि तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, बड़ी बोतल में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 समान क्षमता की बोतलें, यानी जैसे ये जो तीनों बोतलें हैं इनकी समान क्षमता है। अगर देखेंगे इनका योग 2 और 1 3 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, और 3 2 5 आएगा। यानी हम लोगों की जो क्षमताएँ हैं वो समान नहीं है, तो अनुपात को हमें बराबर बनाना पड़ेगा। तो इनका हम लोग यहाँ पर 2 1 3 है, यानी इसमें 4 और 5 से गुणा कर दें, यानी 4 पंचे 20 से गुणा कर दें। अगर हम लोग इसमें, इसके बाद इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 कैंसिल कर दें, 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 15 से, और 3 2 5 को हटा के हम लोग 4 3 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोगों की जो क्षमताएं हैं वो समान हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं 20 दूनी 40, 20 15 तियाँ 45 अनुपात 15, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। तो अब हम लोग जोड़ेंगे 40 20 60, 45 15 60, 24 36 60। अब हम लोगों की जो क्षमताएं हैं वो समान हो गई। तो अब हम लोग इनको आपस में जोड़ देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 5 4 9, 4 4 8 2 10, 109 अनुपात, इधर जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 71 आ जाएगा। तो 109 अनुपात 71 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों को 3 अनुपात दिए गए थे, समान क्षमताएं बोल रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन में हम लोगों को अनुपात दिए गए थे वो समान नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, इन जो टोटल था 3 4 5 हम लोगों ने देखा, तो 3 को छोड़ के 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसमें आप लोग आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जो इनका टोटल है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों की गुणा कर देंगे। जैसे 3 और 1 4 है तो 4 को हटाया हम लोगों ने, 5 दिया 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 5 है तो 5 को हटाया, 4 दिया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोगों की क्षमताएं हो गई बराबर हो गई, आपस में ऐड कर दिया, हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को जो ऑप्शन सही हो गया वो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, इफ़ द लीस्ट कॉमन
multiple and highest common factor of 16 or 105 and 21 are L and M respectively, then what is the value of L plus M। यानी हम लोगों से कह रहा है 63, 105 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के उन दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 63, 105 और 21। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 से पहले डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 1, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21, 35, ये 7। फिर 5 से करेंगे तो 7, 7, 7। फिर 7 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो एलसीएम हम लोगों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो गुणा कर देते हैं, 3 तिया 9, 45, और 45 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का आ जाएगा 7 पता 35, 7 चुक्को 28 और 3 31, 315। तो हम लोगों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 315 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 63 के जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हम लोगों के हो जाएंगे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। इसी तरीके से 105 के करते हैं तो 105 के हम लोगों के जो आ जाएंगे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरीके से हम लोग 21 के करते हैं तो 21 का हम लोगों को आ जाएगा 3 गुणे 7। तो अब हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। तो एक 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हम लोगों को, और एक हम लोग को 7 कॉमन मिल रहा है। तो ये दो संख्या हम लोगों को कॉमन मिल रही है, तो एचसीएफ हम लोगों का जो हो जाएगा वो 3 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। अब हम लोगों से क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल प्लस एम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का टोटल क्या होगा। तो 315 और 21 को जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का टोटल आ जाएगा 336। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया, फिर एचसीएफ निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया। एलसीएम हम लोगों ने जैसे नॉर्मल तरीके से निकाला जाता है वैसे निकाला। एचसीएफ हम लोगों ने गुणनखंड विधि से निकाला। आप चाहें तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप लोगों के लिए इजी रहे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद दोनों को जोड़ के हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन। और आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 4 गुना के बराबर है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आप सभी को लोगों को पता होगा। तो आयत की लंबाई चौड़ाई की 11 गुना है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं आयत की चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई हम लोगों की x है। अब क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई की 11 गुना है, तो लंबाई जो है वो हम लोगों की 11x हो गई। और कह रहा है कि आयत अर्धगोले का आयतन जो 2/3 पाई आर क्यूब है वो आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 4 गुना के बराबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। 2/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 21, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर क्या है, आयत के क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आयत का जो क्षेत्रफल है यानी 11x गुणे x। आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 11x गुणे x। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये से 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर 2 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी 21 गुणे 21 बराबर x गुणे x आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 21 गुणे 21 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोगों का आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो जो हम लोगों की चौड़ाई हम लोगों ने मानी थी वो हम लोगों की आ गई 21। तो हम लोग लंबाई भी निकाल सकते हैं 11 गुणे 21 करके। तो 11 गुणे 21 जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर। यानी कि जो लंबाई है वो 231 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप पूछ रहा है। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है हम लोगों की 231, चौड़ाई कितनी है 21, जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुणे 2, तो 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 2 दूना 4 1 5, 504 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान हम लोगों को दिया था 21 गुणे 21 गुणे 21। अब कह रहा है ये बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। तो 4 से मल्टीप्लाई करके आयत के क्षेत्रफल में 11x गुणे x गुणे 4,
इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया जब, तो एक्स की वैल्यू हम लोगों की 21 सेंटीमीटर आ गई। जब जो हम लोगों ने चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई अगर 21 पता चल गई तो लंबाई हम लोगों ने 11 गुणे 21 करके 231 सेंटीमीटर निकाल ली। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू हम लोगों को 231 पता थी, चौड़ाई की 21 पता थी। इसको सॉल्व किया तो 504 हम लोगों का आंसर आ गया। 504 यहाँ पे 504 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर होगा, क्योंकि हम परिमाप पूछा था, परिमाप को जो यूनिट होता है वो 504 वो सेंटीमीटर होता है, इसलिए 504 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी कमीज को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह कमीज 20% कम मूल्य पर खरीदी होती तथा 100 रुपये कम पर बेची होती तो 40% का लाभ होता। कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि कमीज का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कमीज का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपये है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 40% के लाभ पर बेचता है, तो यानी 1000 उसका क्रय मूल्य है, 40% यानी 100 में 40 जोड़ा बटे 100, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1400 हम लोगों का आ गया यहाँ पे विक्रय मूल्य। 40% लाभ पर भी जो बेचता है तो हम लोगों की वैल्यू आ गई 1400। अब कह रहा है यदि उसने वह कमीज 20% कम मूल्य पर खरीदी होती, जो उसने 1000 रुपये में खरीदी, अगर उसने 20% कम में खरीदी होती, यानी 1000 गुणे 80 बटे 100 में खरीदी होती, 100 में से 20 घटा दिया तो 80 आ गया, तो यानी 800 रुपये में खरीदी होती और 100 रुपये कम में बेची होती तो 40% का लाभ होता। लाभ किस पे होता? अगर 100 रुपये कम में बेचता है इस पर तो कितना लाभ होता? 40% का लाभ होता। तो 100 में 40 ऐड किया, कैलकुलेट कर लिया, तो हम लोगों का इस तरीके से जो लाभ आ गया, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 हो जाएगा, तो 1120 रुपये आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये कब तुम्हारा ये कब आता है? जब 100 रुपये कम में बेचता है, यानी पहले जो 1400 था अब उसने 1120 हो गया। कब? जब उसने 100 रुपये कम में बेची, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो हम लोगों का 100 के बराबर है। जो 1400 में से 1120 घटाएंगे तो ये हम लोगों का किसके बराबर आ जाएगा? 100 रुपये के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उसने पहले 1400 में बेची, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम लोगों से कह रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर 100 रुपये में कम में बेची होती तो 1120 होता। तो 11 दोनों का अंतर किया हम लोगों ने, 100 के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1400 में से 1120 गया तो 280 बचा बराबर 100। तो एक बराबर निकाल लेंगे 100 बटे 280, यानी 0 से 0 कैंसिल, 10 बटे 28। एक की वैल्यू अगर हम लोगों को पता चल गई 10 बटे 28 है, तो हम लोगों ने कितना क्रय मूल्य माना था? 1000। तो 1000 की वैल्यू क्या होगी? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 357.14 रुपये। इसको आप लोग भाग करेंगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 357.14 रुपये होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल वैसे हम लोगों ने एक एक लाइन करके सॉल्व किया। एक व्यापारी एक कमीज को 40% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया क्रय मूल्य 1000 है, 40% लाभ पर बेचता है, यानी 100 में 40 ऐड किया और 100 से डिवाइड किया तो 1400 रुपये आ गया आप लोगों का विक्रय मूल्य। अब कह रहा है यदि उसने वह कमीज 20% कम मूल्य पर खरीदी होती, यानी 1080 गुणे 100 यानी 800 रुपये में अगर खरीदी होती और 100 रुपये कम में बेची होती तो 40% का लाभ होता। तो अब हम लोगों ने लाभ निकाल लिया 40% का, तो 1120 आ गया। ये कब आया? जब उसने इतनी प्रक्रिया की और 100 रुपये कम में बेची होती तो 1120 रुपये आता, यानी 1400 में से 1120 घटाएंगे तो हम लोगों का 100 के बराबर हो जाएगा। तो ये जब हम लोगों का 100 के बराबर हुआ तो एक की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 10 बटे 28। जब एक की वैल्यू 10 बटे 28 है तो 1000 की वैल्यू यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 357.14 रुपये आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही ऑप्शन आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग, परिधि का जो फार्मूला होता है वृत्त की परिधि वो 2πr होती है, और व्यास को हम लोग त्रिज्या का 2 गुना यानी 2r कहते हैं। इन दोनों का योग 116 दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 2r, तो जो 2r कॉमन करेंगे तो ये बचेगा पाई प्लस 1 बराबर 116। तो 2r पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 1 बराबर 116। तो 2r तो 22/7 29/7 बराबर 116। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 116 गुणे 7 बटे 29 गुणे 2। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, ये 2 से काटा तो 2 4, तो r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर।
तो जो हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग कह रहा था। वृत्त की परिधि 2πr होती है, व्यास 2r होता है, इनका योग 116 है। तो 2r दोनों तरफ हमें कॉमन मिल रहा था, कॉमन ले लिया, पाई की वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई, जो हम लोगों का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी सिंप्लीफिकेशन है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट जो शिफ्ट के पेपर थे उसमें भी देखा ऐसा क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी देखा। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, 4 और 5 यानी ब्रैकेट हल करेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा ये। तो ये 45 प्लस 20 गुणे 3 भाग 20 प्लस 88। अब हम लोग क्या हल करेंगे, भाग हल करेंगे। 45 प्लस 20 गुणे 3 भाग 20 का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 88। अब 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हम लोगों का 45 प्लस 3 प्लस 88। तो अब हम लोग इनको जोड़ देंगे तो 136 आ जाएगा। 136 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट हल किया, 5 को 20 हो गया, फिर हम लोगों ने भाग हल किया, तो भाग 20 का मतलब बटे 20 लिख सकते हैं, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 45 प्लस 3 प्लस 88 यानी 136 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोगों को दे रखा है कि एक यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ दिया गया है और कह रहा है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाता है, तो हम लोगों को यहाँ से इनके जो लाभ है, तो लाभ का जो सही क्रम है उसको हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं और इसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 सबका ऐसे लाभ निकालते हैं। तो सबसे पहले A1 का निकालते हैं। तो लाभ का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे आप लोगों को दिया भी गया है। वैसे भी लाभ का फार्मूला जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 500 में से 200 गया 300 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 200 है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो 200 गुणे 100, तो ये आप लोगों का आ गया 300 बटे 200 गुणे 100 यानी 1.5, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 300 कैंसिल यानी 150 आ गया। इसी तरीके से A2 का निकालेंगे। A2 का निकालेंगे तो क्या हो गया लाभ, 600 में से 500 गया 100, क्रय मूल्य कितना है 500 गुणे 100, तो इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 20% लाभ। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे A3। तो A3 में क्या है, जो हम लोगों का लाभ है 800 में से 400 गया तो 400, क्रय मूल्य कितना है 400 गुणे 100, तो 400 से 400 कैंसिल हो गया, तो लाभ कितना आ गया 100। इसी तरीके से A4 देखेंगे। A4 में लाभ प्रतिशत, तो 500 में से 100 गया तो 400 बचा, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 गुणे 100, तो ये कैंसिल हो गया तो 400 आ गया। इसी तरीके से A5 में देखेंगे तो हम लोगों का A5 में जो लाभ है 400 में से 300 गया 100, क्रय मूल्य कितना है 300 गुणे 100, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 100 बटे 3 यानी 33%, 33.3%। इसी तरीके से A6 देखेंगे तो A6 में कितना आएगा, 1400 में से 800 गया यानी 600 बटे क्रय मूल्य 800 गुणे 100, तो ये कैंसिल हो गया 0 से 0। इसको सॉल्व किया, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 और बचा 5, 8 पंचे 40, 75। इसी तरीके से A7 देखेंगे तो A7 में 1500 में से 1200 गया तो 300, क्रय मूल्य 1200 गुणे 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 25%। इसी तरीके से A8 देखेंगे तो A8 में क्या है, 900 में से 600 गया 300 बटे लाभ कितना है 600, क्रय मूल्य 600 बटे 100, ये कैंसिल हो गया तो 50%। तो अब हम लोगों को A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सबकी वैल्यू पता चल गई। अब हमको इनको बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, A4 की आई है, सबसे पहले A4 हो जाएगा। फिर उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें आप लोग देख सकते हैं 400 के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आई है वो 150 आई है, यानी A1 हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू कितनी है, 150 के बाद 100 है, यानी A3 हो जाएगा। A3 के बाद 150 से छोटी 75 है, यानी A6 हो जाएगा। 75 से छोटी 50 है, यानी A8 हो जाएगा। 50 के बाद जो वैल्यू है वो 25 है, यानी A7 हो जाएगा। और उसके बाद A2 हो जाएगा 20। तो जो हम लोगों का सही क्रम हो जाएगा वो
A4, A1, A3, A6, A8, A5, A7, A2, इसको आप लोग देख के लगा सकते हैं। जो फार्मूला हम लोगों को दिया था, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और इसमें जो ये वाली थे बिंदी वाले ये क्रय मूल्य थे और जो आयत वाला था ये विक्रय मूल्य था। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करके ये सारी वैल्यू निकाल ली और इनको बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2/3 ऑफ 17/4 ऑफ 288 एंड इसी तरीके से आगे दिया गया है। यानी कि कह रहा है कि 288, जो हम लोगों का 288 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 288 का 2/3 का 17/4 तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे 17/4 होगा, तो इसको सबसे पहले 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौको 12, तो यानी 24 गुणे 2 गुणे 17 ये हम लोगों का आ गया। इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 48 गुणे 17, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 816। तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, 585 का 1/5 का 2/9, तो 585 को काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, बचा 2, 9 तिया 27, यानी 13 दूनी 26 आ गया। अब कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो 816 और 26 का डिफरेंस क्या होगा, तो 816 में से 26 को डिवाइड कर देंगे, तो 6 में से 6 गया 0, 11 में से 2 गया 9 और 790 है। यानी बी वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। 288 का 2/3 का 17/4 और 585 का 1/5 का 2/9, दोनों को निकाल के हम लोगों को दोनों को निकाल के दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना था, जो हम लोगों का 790 आया। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने 7 मार्च 2022 को पूछे गए थर्ड शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा तो नेक्स्ट एग्जाम जो शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट डेट का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।